मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे शुभारंभ। शो में कंपनियां विश्वस्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद करेंगी प्रदर्शित। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में पूर्वी तिमोर और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, डीपी वर्ल्ड, सुजुकी, एपीएम टर्मिनल्स और डेक्कन विश्वविद्यालय के प्रमुखों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। – 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। बीजेपी महासचिव की आज होने वाली बैठक में चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं की भी होगी बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पैरा आर्चर शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया सम्मानित। और अब बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में कंपनियां विश्वस्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। ट्रेड शो के कुछ फोकस सेक्टर्स मसलन ई मोबिलिटी की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं पीएम मोदी आज अहमदाबाद में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने गुजरात पहुंच रहे हैं। इसी पर देखिए हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर को ये ग्राउंड रिपोर्ट। वाइब्रेंट गुजरात में इस बार यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ एक रोड शो करेंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर इंदिरा गांधी ब्रिज तक जाएगा। और ऐसे बीच बीच में ये स्टेज बनाए गए हैं और लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे उनके स्वागत के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्कूली बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के स्वागत में योग परफॉर्म कर रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं। अभी सब बेसिक से लेके एडवांस तक सब आसन जैसे धनुरासन, चक्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, एक पाद उचितासन, स्कंधासन, सांख्यासन वगैरह सब एडवांस आसन बेसिक सब है। अच्छा, काफ़ी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक है। क्या नाम है आपका? किया, आप कब से योग कर रहे हो? 1 ईयर हो गया है। 1 साल हो गया है। और आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जूनियर केजी। क्या नाम है? वेरोनिका वर्मा। वेरोनिका, योग में सबसे अच्छा आसन कौन सा लगता है? स्ट्रेचिंग। इनकी टीचर भी हमारे साथ हैं। आप कब से इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं? कब से परफॉर्म कर रहे हैं? हम 5-6 दिन से इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये कब से जुड़े हुए हैं आपके साथ? 1 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कोई खास तरह के आसन आपने चूज किए हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो में आप दिखाएंगे? जी, जैसे कि कपूतासन है, उच्चासन है, छोटे बच्चे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वैसे अलग अलग आसन लिए हुए हैं हमने। तो जैसे कि आपने सुना ये तमाम बच्चे हैं और कितने हैं ग्रुप में?
10 लोग। ये 10 बच्चे हैं जो अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर इंदिरा ब्रिज तक जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कैमरामैन जगमोहन और कमलेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ अहमदाबाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने आए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ गांधीनगर में उन्होंने मुलाकात की। पीएम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। तो भारत और मोजाम्बिक के संबंध बरसों पुराने हैं और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी मोजाम्बिक की यात्रा के दौरान और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई थी। और अगर दोनों देशों के संबंधों की बात की जाए तो रक्षा की बात हो या फिर ऊर्जा की बात हो, खनन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर आपसी व्यापार की बात हो, निवेश की बात हो, तो हम जानते हैं कि मोजाम्बिक में भारत भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। वहाँ की जो क्षमता निर्माण है उसमें अपना भारत बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। समुद्री सहयोग के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, उसको भी लगातार डेवलप किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक जो कोशिश की थी, जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जो कि कुछ दिनों पहले हुआ था, उसमें भी ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके एक लीडर के तौर पर किस तरह से भारत अपने आप को पेश कर सकता है, किस तरह से उन तमाम देशों की सहायता कर सकता है, इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और उसी कड़ी में आज जब इस ग्लोबल वाइब्रेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए मोजाम्बिक के राष्ट्रपति इन दिनों भारत आए हुए हैं, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। और एक ग्लोबल साउथ के चैंपियन के तौर पर, एक हीरो के तौर पर, एक बड़े लीडर के तौर पर भारत मदद का हाथ लगातार बीते सालों में भी बढ़ाता आ रहा है। और बीते 10 वर्षों की बात की जाए तो भारत और अफ्रीका के जो संबंध हैं उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। न सिर्फ मोजाम्बिक बल्कि अफ्रीका के जो बाकी देश हैं उनके साथ भी भारत के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं बीते वर्षों में। और इसी संबंध को और भी प्रगाढ़ करते हुए, इसी संबंध को और भी आगे बढ़ाने का काम इस मुलाकात के बाद और भी किया जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि लगातार भारत और मोजाम्बिक एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों देशों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो संसदीय संपर्क है, उसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। डिफेंस की हम बात करते हैं, भारत लगातार डिफेंस के एक्सपोर्ट के तौर पर भी मोजाम्बिक को लगातार उनकी जो लाइन ऑफ जो डिफेंस है उनको मजबूत करने का काम भारत कई वर्षों से किया करता आ रहा है। निवेश की बात की जाए, हम जानते हैं कि पूरे अफ्रीका में भारत कई 100 अरब डॉलर की वहाँ पे निवेश कर रहा है। और इसी कड़ी में मोजाम्बिक में भी कई, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, मेडिसिन की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स में लगातार भारत जो है वो वहाँ पे उसकी मदद कर रहा है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर, ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर की आसियान की आगामी सदस्यता के लिए राष्ट्रपति होर्टो को बधाई दी। पीएम ने पूर्वी तिमोर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। तो ये एक और बहुत ही अहम मुलाकात, ईस्ट तिमोर के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो। हम जानते हैं कि बहुत सारे देश इस प्लैनेट के सुरक्षा के लिए, इसकी समृद्धि के लिए लगातार एक साथ आए हुए हैं और भारत ने ही इसकी अगुवाई की थी। और इसमें भारत ने कहा कि ईस्ट तिमोर आप भी आइए और जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें आप शामिल हो जाइए। बढ़ेंगे आगे। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भी गांधीनगर में पीएम मोदी से मुलाकात की। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
लगातार ग्लोबल सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात हमने आपको दिखाया, और ग्लोबल सीईओज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनीज, उनके साथ मुलाकात। वहीं डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने से ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेन मार्टिन ने मुलाकात की। गांधीनगर में हुई इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। कई वर्षों से हमारा संबंध, हम जानते हैं कि मारुति, भारत की कंपनी मारुति और जापान की कंपनी सुजुकी, मारुति सुजुकी के बीच बहुत दिनों से ये करार, और हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ये दोनों ही कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं, और इस लिहाज से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा सकती है। वहीं एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ सिमवेंसन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। और अब से कुछ ही देर के बाद संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आएंगे, प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेंगे, एक रोड शो किया जाएगा। इसलिए ये आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस तरह के संबंध हैं। एक नज़र इन तमाम पॉइंटर्स पर आपकी समझ और आपकी जानकारी के लिए। संयुक्त अरब अमीरात अरब देशों जितने हैं उनमें उनके साथ बहुत ही अच्छे, मजबूत और भरोसेमंद साथी रहा है यूएई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिसंबर में दुबई में COP28 में हिस्सा लिया था। इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। भारत और यूएई के जो स्थायी संबंध हैं उनकी गतिशीलता व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। पीएम मोदी ने जुलाई महीने में अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की थी। आपसी कारोबार के लिए स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को लेकर भी सहमति बनी थी। दोनों देश रुपए में और यूएई का जो दिरहम है उनमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने को भी तैयार हो गए थे। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2015 में पहली बार यूएई का दौरा किया था, और 34 साल के बाद उस टाइम में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा किया था जब 2015 में पीएम वहां गए थे। यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर भारत हमेशा से ही काफी गंभीर रहा है। आज की बात की जाए तो वर्तमान समय में यूएई तमाम खाड़ी मुल्कों में भारत का सबसे भरोसेमंद और मजबूत दोस्त है। भारत के व्यापारिक साझेदार के मामले में भी यूएई तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और चीन के बाद यूएई ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। दोनों देशों ने 18 फरवरी 2022 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, सौर ऊर्जा की बात हो या फिर ग्रिड कनेक्टिविटी की बात हो, सहयोग, ये जो तमाम सेक्टर्स हैं इनमें सहयोग दोनों देशों के भविष्य के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकता है। और हमारी सहयोगी मेघना देव ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हैं। इस पूरे यात्रा को भी वो कवर कर रही हैं और इस पूरे समिट को भी वो कवर कर रही हैं। मेघना नमस्कार। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो ग्लोबल ट्रेड शो और ग्लोबल समिट हो रहा है, वाइब्रेंट समिट, एक लिहाज से मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। इस आंकड़ों में ये कहा गया है कि चाहे वो जो इमर्जिंग सेक्टर्स है मेघना, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो या फिर उसके कंपोनेंट्स की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, रीन्यूएबल एनर्जी की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, ये तमाम ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसमें कि भारत और तमाम जो आएंगे ग्लोबल लीडर्स, ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपका टेक?
बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जिस तरीके से 2003 से ये सिलसिला चलता जा रहा है, इससे साफ तौर पर ये जो इंटरेस्ट जो बिजनेस ग्लोबली जो बिजनेस या इंडस्ट्रीज के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी नजर आती है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। अगर हम देखें तो आज जो ट्रेड शो जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसमें उसके कई पहलू हैं। तकरीबन 13 डोम हैं और हजारों एग्जिबिटर्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी शामिल हैं। तकरीबन 20 देशों के पवेलियंस हैं, यहाँ पर एग्जिबिट्स हैं, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फिनलैंड है, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, तंजानिया, यूएई, जापान, काफी ऐसी देश हैं जिन्होंने अपने टिकट को किस तरीके से कोलैबोरेट किया जा सकता है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके ऊपर एग्जिबिट्स लगाए हैं। सबसे अहम बात जिस तरीके से आप बता रहे थे असीम, कि एक यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सीईओ से और जो चेयरमैन हैं लीडिंग कंपनीज के, उनसे आज मुलाकात की है। उसमें अगर हम देखें तो माइक्रॉन एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में गुजरात में ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। जो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उस पर उसके जो सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा, माइक्रॉन के जो सीईओ हैं, उनकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने इस बात को साझा किया कि सेमीकंडक्टर्स का जो क्षेत्र है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। माइक्रॉन ना केवल इस यूनिट को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश के लिए जुटा हुआ है साणंद में, बल्कि उसके साथ ही ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट करना चाह रहा है जो युवा हैं, जो उनको स्किल करना चाह रहा है जो इस क्षेत्र में काम कर सके। उसके अलावा अगर हम डीपी वर्ल्ड की बात करें तो डीपी वर्ल्ड भी एक ऐसी कंपनी है जिसका पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। गुजरात में कांडला पोर्ट में इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ देखें तो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क्स में, और बहुत बड़ी संख्या में इनका इन्वेस्टमेंट नजर आता है। सुजुकी की अगर बात करते हैं तो सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जो अगर हम देखें तो उदाहरण रहा है भारत और जापान के रिलेशंस का, और खास करके गुजरात और जापान के रिलेशंस का। 60 साल से भी ज्यादा, 60 साल तकरीबन हो गए हैं सुजुकी को गुजरात में, और जो लगातार है सिलसिला वो जारी है। उसके साथ अगर हम देखें तो इन सभी एस्पेक्ट्स के अलावा एजुकेशन का एक क्षेत्र जो आज हमने देखा, वाइस चांसलर डेक्कन यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उसमें एक चीज स्पष्ट है जो हमने आज बात की डेक्कन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर से, उनसे उन्होंने ये बात कही कि जब अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, और हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो गिफ्ट सिटी में स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो ये एक बड़ा प्रॉमिस होल्ड करता है, ना केवल गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ना केवल अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ईवीज की बात करें, बल्कि ब्लू इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, मेक इन गुजरात, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स हैं और नए क्षेत्र हैं जिनको एक्सप्लोर कर, इमर्जिंग टेक है, आईसीटी है, तो इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करने का एक प्लेटफॉर्म है, ना केवल गुजरात के लिए, क्योंकि अब इसका जो स्वरूप है वो इतना बड़ा हो चुका है कि जो एक्सपोजर है इतना बड़ा हो चुका है कि ना केवल गुजरात के लिए बल्कि अगर हम देखें एट लार्ज देश के लिए, नेशनली भी काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल मेघना, तो एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछला जो समिट हुआ था वो कोविड से पहले 2019 में हुआ था और अब ये हो रहा है, तो एक लंबे अंतराल के बाद ये हो रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस शो के बाद से जो तमाम देशों के साथ जो हमारे संबंध है, जो इसमें एग्जिबिटर्स आए हैं, उनसे भारत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे ही रहा है, उसके जरिए भारत भी काफ़ी कुछ हासिल करेगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
और इसी संबंध में भाजपा के महासचिवों की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन के बीच भी मंथन जारी है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के लिए आम राय नहीं बन पाई है। इस सब के बीच आज महाराष्ट्र में सीटों के मुद्दे पर गठबंधन की बैठक होने जा रही है। महाराष्ट्र में आयोजित विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में कांग्रेस, शिवसेना यानी कि यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इंडिया यानी कि इंडी गठबंधन के 4 दल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सामने आए आपसी मतभेदों पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन दरअसल स्वार्थों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन खुद कांग्रेस को खत्म करने की साजिश रच रहा है। चिंता मत कीजिए, ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव तुरंत बैकफुट पर आ गया है। जिस तरह से विवादित बयान को लेकर मालदीव कार्रवाई कर रहा है और एक के बाद एक माफी मांगी जा रही है, ये सब यूं ही नहीं। दरअसल भारत हमेशा से मालदीव की जरूरत रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे वो कौन कौन से अहम मौके रहे जब भारत ने मालदीव का साथ दिया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साल 1965 भारत मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाला जो पहला देश उनमें से एक था। 1988 के तख्ता पलट के प्रयास के दौरान भारत ने तुरंत ही मालदीव की सहायता की थी। तो लगातार भारत वहां मदद का हाथ पहुंचाता रहा है। 2004 में जब सुनामी आई थी उसके दौरान भी मालदीव की सहायता करने वाला भारत ही पहला देश था। दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान सहायता करने वाला भी भारत पहला देश बना था। पड़ोसी देश भारत है। जनवरी 2020 में भारत द्वारा जो खसरे के टीके की 30,000 खुराक मालदीव को भेजी गई थी और उस खेप के भेजने के बाद ही मालदीव में खसरे के प्रकोप से बच पाया था मालदीव। और कोविड के दौरान भारत ने मालदीव को कोविड के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए $250 मिलियन की सहायता दी थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि भारत ने इससे निपटने के लिए मालदीव को दी थी, $250 मिलियन की। मालदीव अपने देशव्यापी रोल आउट के 96 घंटों के भीतर ही उपहार के रूप में भारत निर्मित टीकों की 1 लाख खुराक प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया था। हम जानते हैं कि तमाम देशों को भारत की तरफ से भेजा गया था, उसमें से मालदीव भी एक था। दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति सोलिह की भारत यात्रा के दौरान मालदीव को $1.4 बिलियन के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की गई थी। 2019 की बात की जाए तो यहां विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान $800 मिलियन के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया गया था। 13 अगस्त 2020 को भारत और मालदीव के बीच शाहिद कार्गो जहाज सेवा शुरू हुई थी। भारत ने $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन का अनुदान मालदीव को दिया है। भारत फरवरी 2021 में विदेश मंत्री ने मालदीव की यात्रा के दौरान $50 मिलियन के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। विदेश मंत्री ने मालदीव के लिए खेल के बुनियादी ढांचे के लिए भी $40 मिलियन की LOC की घोषणा की थी। इसके अलावा एफकॉन्स ने एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया समर्थित अड्डू रोड्स LOC परियोजना के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं HICDP योजना के तहत
केंधी कुलहुदू में मछली प्रसंस्करण संयंत्र का भी समर्थन और उसके निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और मालदीव के बीच किया गया था। साथ ही अगस्त 2022 में मालदीव में बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए भी भारत ने मदद किया था और $100 मिलियन की ऋण सुविधा का मालदीव को विस्तार मिला था। तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर बुनियादी जो बाकी सुविधाएं हैं, दूसरे लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यानी कि LCA की आपूर्ति भारत से की गई थी मालदीव की तरफ से। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को 24 उपयोगी वाहनों का उपहार भारत की तरफ से दिया गया था गिफ्ट के तौर पर। अक्टूबर 2022 को भारत ने $100 मिलियन की पूरक लाइन ऑफ क्रेडिट का आदान प्रदान किया था। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए भी और मालदीव के लिए भी, और इसलिए भी उनके तीनों मंत्रियों की तरफ से जब ये ऐसा बयान आया, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद से माफ़ी मांगी गई। और हम जानते हैं कि उसके बाद से जो रिप्रिकॉशन हुआ डिप्लोमेटिक लेवल पर और आम जो लोग हैं उनके लेवल पर भी, बहुत से लोगों ने जो मालदीव की यात्रा पर जाने वाले थे उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया कि हम भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी शब्द सुन नहीं सकते हैं। और हमने दिखाया किस तरह से ये जो माफ़ी मांगी गई है मालदीव की तरफ से, उसके पीछे ये सारी कहानी है कि लगातार हमने किस तरह से कोविड के पहले भी, कोविड के दौरान, कोविड के बाद भी उनके लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके तमाम उत्थान के लिए भारत ने एक पड़ोसी होने के नाते, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते लगातार ही उनका साथ दिया है। बढ़ेंगे आगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र तटीय लक्षद्वीप में 2 दिन बिताए तो लक्षद्वीप विश्व पर्यटन में ग्लोबल टूरिज्म के मानचित्र पर छा गया। गूगल सर्च पर खोजे जाने का रिकॉर्ड बन गया। वोकल फॉर लोकल मोदी सरकार की नीतियों और उद्देश्यों में शामिल रहा है। सिर्फ स्थानीय उत्पाद ही नहीं बल्कि विभिन्न अवसरों पर पीएम मोदी ने स्थानीय कला, पर्यटन स्थल को भी प्रोत्साहित देते नजर आए हैं। इसका असर ये हो रहा है कि अब लक्षद्वीप में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप गए तो वहां समुद्र तट की सैर की। वहां बिताए गए सुकून भरे क्षणों के फोटो और वीडियोस को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया ताकि लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रोत्साहन मिले और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। गूगल ट्रेंड के अनुसार पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद लक्षद्वीप को गूगल पर इतना सर्च किया गया है कि ये बीते 20 वर्षों का उच्चतम स्तर का रिकॉर्ड है। इस सुंदर द्वीप पर अब भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, मार्वेलस एक्सपीरियंस। वी हैव नेवर ट्रैवल्ड थ्रू द शिप. We have of course traveled through air and railways and all other means, but first time in my life I have traveled through the ship. I have heard a lot about Lakshadweep with my friends, so I came here with my wife and daughter. Yesterday we went to Minicoy. The beach was very pleasant, beautiful. I'll recommend all my friends to at least visit Lakshadweep once. I like the Lakshadweep the most, and the beach is so much clean and the hospitality is good. People are good. Local people are also good with the guests. The experience is very good. The person here is very humble, and the atmosphere, the white sand and the water sports, these are really very good. इजरायली दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लक्षद्वीप की कुछ मनमोहक तस्वीरों को साझा करते हुए कहा है कि तस्वीरें उनके लिए हैं जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं हैं। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लक्षद्वीप अपेक्षाकृत सस्ते और प्रभावी विकल्प के तौर पर उभर रहा है। मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप की यात्रा कम बजट में होना भारतीय मध्यम वर्ग के लिए गेम चेंजर की तरह है। जिस तरह लक्षद्वीप को पर्यटन यात्राओं के लिए लोगों की प्राथमिकताएं मिल रही हैं, ये क्षेत्रीय पर्यटन की जीत है। लक्षद्वीप की खोज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान भारतीयों के पर्यटन यात्राओं की प्राथमिकताओं में बदलाव के लिए उत्प्रेरक हो सकता है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय पर्यटन बाजार की गतिशीलता को नया आकार देगा। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और
हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज़मा ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद पर्यटन क्षेत्र में इस द्वीप को लेकर एक अभूतपूर्व उत्साह टूरिस्टों में देखा जा रहा है। लक्षद्वीप मालदीव की तुलना में बहुत सस्ता है और बजट को लेकर संवेदनशील रहने वाले मध्यम वर्गीय भारतीय यात्रियों को इस क्षेत्र की यात्रा के लिए इससे काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई खबरों की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज रामनगरी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि परिसर के अलावा अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, नगर निगम की ओर से निर्माणाधीन टेंट सिटी के निरीक्षण करने के बाद आयुक्त कार्यालय में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी संतों के साथ भी बैठक करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को राममय किया जा रहा है। देश भर से कलाकार अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें कई कलाकारों की टीम अपनी स्वेच्छा से अयोध्या पहुंची हुई है, जो भगवान के श्री चरणों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अयोध्या में दरोदीवार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है और जब भी हम अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो इस तरह से दीवारों को सजाने का काम, या फिर अगर बात करें जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, सभी की सजावट का काम लगातार जारी है। 24 घंटे ये काम चलता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या प्रवेश मार्गों के दोनों ओर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। मंदिर बनना है, वो खुशी का वो है, तो लोगों को जानना चाहिए कि रामायण में क्या था, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जानकारी हो कि कैसे क्या। काफ़ी टाइम लगता है, पहले सीमेंट से तैयार किया जाता है, देन उसके बाद में कलर्स जो वॉल कलर होते हैं तो जो हमको दिया जाता है ये प्रोजेक्ट, उसी से रिलेटेड कलर डालते हैं इसमें। बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ज़िंदगी में पहली बार, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बाहर पेंटिंग करने का अवसर मुझे मिला है यहाँ पे, और राम मंदिर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ। हाईवे के दोनों किनारों पर भव्य रामायण के प्रसंग के चित्र बनाए जा रहे हैं। राम जन्म से लेकर लव कुश कांड तक के सभी प्रसंग दीवारों पर आपको नजर आएंगे। चाहे वो राम जन्म हो, राम वनगमन हो, भगवान राम को बेर खिलाती शबरी हो, सीता का हरण, 80 से ज्यादा ऐसे प्रसंग दीवारों पर उकेरे जा रहे हैं। अयोध्या कैसे त्रेता युग की अयोध्या दिखे, इसको लेकर दिन रात अपने काम में जुटे पेंटर्स और इन कारीगरों में भी खासा उत्साह है। पर्सपेक्टिव ध्यान देने पड़ते हैं कि कैसे कलर्स हैं, डार्क हो रहा है, कहाँ लाइट हो रहा है, जो पास के कलर हैं वो डार्क करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। हाईलाइट क्या करना है, फोरग्राउंड क्या, बैकग्राउंड क्या, सारे फोकस करने पड़ते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के काम करना और फिर प्रभु श्री राम जी के काम को तो और ही अच्छा लग रहा है। पावन धरती पे हम लोग आए हैं, उसमें काम कर रहे हैं, बस वही खुशी है। जीवन आए श्री राम के काम, इस भावना के साथ देश की ऐतिहासिक परंपरा के प्रति भी अलग का भाव इनमें दोगुना उत्साह भर रहा है। ये जो अनुभव है ये इन्हें लगातार यहाँ पर खुशी भी दे रहा है, क्योंकि रामायण के जो प्रसंग हैं उन्हें ये दीवारों पर अंकित कर रही हैं। देश और दुनिया को जो लोग भी यहाँ आएंगे उन्हें तो इसके बारे में पता लगेगा ही, इनके मन में भी जो रामायण की स्मृतियाँ हैं
वो लगातार ताज़ा हो रही हैं और यही इन्हें ताकत भी दे रहा है, प्रफुल्लित भी कर रहा है। कैमरामैन राधे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। और हमारी सहयोगी रमा त्यागी इस वक्त सीधे अयोध्या से जुड़ गई हैं। रमा, जय श्री राम। और जिस तरह से आपकी अभी रिपोर्ट हमने चलाई, ऐसा लग रहा है कि पूरा अयोध्या ही जो है त्रेता युग में, और वो सारी चीज़ें जीवंत हो उठी हैं। आपके आसपास मैं देख पा रहा हूं कि कुछ भक्त, कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। बात कीजिए उनसे, क्या कुछ कह रहे हैं वो। बिल्कुल, ये संत हैं मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं। जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने बताया है कि लगातार जो है समीक्षा यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी गए हैं क्योंकि हनुमानगढ़ी ही सबसे पहले जाते हैं, हनुमान जी की अनुमति लेते हैं, वहाँ से पूजा अर्चना के बाद वो तमाम समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर भी टेंट सिटी बनी है, अगर मेरे पीछे आप देख पाएँ तो टेंट सिटी बनी हुई है, वहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे किस तरह से आवास बने हुए हैं, किस तरह से जो मेहमान आएंगे उनके रहने की व्यवस्था है, निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है। लगातार दिन रात यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत से लोग हैं जो श्रम वीर हैं, वो यहाँ पर दिन रात जुटे हुए हैं बिना कोई परवाह करते हुए। और आपने संत समाज की बात की है तो संतों में भी बेहद उत्साह है। आप हमें बताइए, हनुमान गुफा पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बेहद प्रसिद्ध ये स्थल है और यहाँ के संत हमारे साथ मौजूद हैं। हनुमान जी के प्रिय श्री राम और श्री राम के प्रिय हनुमान जी, हनुमान गुफा से आप हैं। आप बताइए कितना उत्साह है संतों में भी। देखिए, मनोजोम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम मानृत्य मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अद्भुत उत्साह है हम लोगों के अंदर, जो कि 22 जनवरी को रामलला जी का भूमि जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा। रामलला जी भी भवन में हमारे आ जाएंगे, जो कि पहले टेंट में रहा करते थे। पानी गिरता था, जो है कपड़ा नहीं बदल पाता था, पोशाक बदलना में भी समस्या होती थी। आज हमारे रामलला जी जो है भवन में आएंगे तो हम लोग की प्रसन्नता से और क्या है, बहुत आनंदित हैं हम लोग। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आएंगे और टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि देश विदेश के सभी श्रद्धालुगण आएंगे, जो कि इसमें 22 जनवरी को रह सके। इसके लिए टेंट सिटी का ऐसे कई जगह भी निर्माण कराया गया है और बहुत ही सुंदर साफ सफाई व्यवस्था, पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। इस सरकार ने बहुत सुंदर परिवर्तन किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस सरकार का और मुख्यमंत्री जी का। आप बताइए किस तरह का उत्साह? खूब उत्साह, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उत्साह है। राम जी आ रहे हैं, इससे बड़ा उत्साह क्या होगा। 22 जनवरी का प्रतिदिन इंतज़ार हो जाए कि कब 22 जनवरी आए और कब हम उस उत्साह में अपने आप को और पूरे देश के सभी लोग उस उत्साह में मगन हो जाएं, जय श्री राम कहते हुए। कायाकल्प भी हुआ है अयोध्या का बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। समय के घाट में अभी बहुत कुछ, अभी और विकास देखेंगे, यहाँ के लोग प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। बहुत उम्मीदें हैं। आप बताइए कितना उत्साह आप और आप किस तरह का भविष्य, उज्जवल भविष्य देखते हैं? देखिए, हम लोग तो बचपन से कहानी सुनते आए बाबा दादाओं से कि हमारे राम जी जो है जेल में ताला में बंद हैं, टेंट में बंद हैं। आज हम लोग के सामने ही जो है सपना साकार हो रहा है कि भगवान राम जो है अपने जन्मभूमि पर जो है विराजमान होने वाले हैं। और जो है यहाँ की गलियाँ जो है जो 10 फुट की थी वो आज 40 फुट की हो गई हैं। अब तो देखिए जो है उसको कितना मामला है ही है। देखिए कितना उत्साह है। विकास की बात भी कर रहे हैं, उत्साह की बात भी कर रहे हैं और जो भगवान है वही ताकत देते हैं सब कुछ करने की। लेकिन भगवान भी भावों में बंद कर किस तरह से उनका आनंद लिया जा रहा है कि भगवान टेंट में थे, अब भगवान जो है अपने महल में आएंगे तो सभी लोग बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। और अयोध्या जिस तरह से बदली है उसको लेकर भी सभी में बेहद उम्मीदें जग गई हैं कि अब आने वाले भविष्य में और भी यहाँ पर विकास कार्य होगा। और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जिस तरह से यहाँ पर प्रयास हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हुई है और जिस तरह से तमाम लोग अब मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं, उससे यहाँ पर जो कायाकल्प है, जो यहाँ पर विकास की एक नई इबारत है और अयोध्या का नाम विश्व पटल पर जिस तरह से मुखरित हो रहा है, वो जो है यहाँ पर सभी को बड़ा आनंद दे रहा है। असीम, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही जो माहौल है वो बीते कई दिनों से राममय हो गया, भक्तिमय हो गया है और सभी लोग उस 22 जनवरी के इंतजार में पलक पांवड़े बिछाए बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया रमा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को अयोध्या से, भगवान राम की नगरी से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने
दिल्ली में गंभीर रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नाकाफी चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से बेड्स की यानी कि बिस्तरों की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार को पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में 2017 में शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली में आबादी के हिसाब से चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार को शहर के सभी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या रियल टाइम में देने वाला एक केंद्रीय पोर्टल स्थापित करने की व्यावहारिकता पता करने का भी निर्देश दिया है। और अब अर्थ जगत की खबरें। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव खबर यह है कि देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने की वजह से असमानता में कमी दर्ज की गई है, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। एसबीआई द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई सेक्टर के आय स्तर में हो रही बढ़ोतरी का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में शुमार भारत लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग के मजबूत होने के कारण असमानता में कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक शोध रिपोर्ट में दी। सीबीडीटी डेटा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर का आधार साल दर साल बढ़ रहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या आकलन वर्ष 2021 और 22 के 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से बढ़कर 2022 और 23 में 74 मिलियन हो गई। आकलन वर्ष 2023 से 24 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक कुल 82 मिलियन आयकर रिटर्न दाखिल की गई। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच आय वाले करदाताओं द्वारा दाखिल की गई आईटीआर में मूल्यांकन वर्ष 2013-14 और 2021 से 22 में 295% की वृद्धि हुई है। इसी दौरान 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों द्वारा दाखिल की गई आईटीआर की संख्या भी लगभग 3 गुना यानी 291% बढ़ गई है। आय की असमानता का मापक गिनी गुणांक में आकलन वर्ष 2014 से 15 के दौरान गिनी गुणांक 0.472 था, जो कम होकर आकलन वर्ष 2022 और 23 के लिए 0.402 हो गया। इस बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष 2.5% करदाताओं की हिस्सेदारी 2013 और 14 के 2.81% से घटकर 2020 और 21 में 2.28 रह गई है। इसी अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले शीर्ष 1% करदाताओं की हिस्सेदारी 1.64% से कम होकर 0.77% रह गई है। वित्त वर्ष 2014 में आईटीआर फाइल करने वाले 36.3% वे लोग थे जो सबसे कम आय वाले समूह में शामिल थे। ये लोग सबसे कम आय वाले समूह से निकलकर आगे बढ़ गए और इस तरह वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2021 के दौरान कम आय समूह से आईटीआर फाइल करने वाले लोग 21.1% रह गए। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में महिला श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, एमएसएमई की आय स्तर में स्पष्ट बढ़ोतरी और कोविड महामारी के बाद बदलते खपत रुझान को भी दर्शाया गया है। इस सिलसिले में लोग 2 पहिया वाहनों के स्थान पर 4 पहिया वाहन को अपनाने लगे हैं तथा ट्रैक्टरों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। इस रुझान से भारत की मजबूत आर्थिक बहाली नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के क्या कुछ मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए, इसको विस्तार से समझाने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल सर। और सबसे पहले तो यही कि जिस रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है कि वैसे जो लोग जो कि इस एम्बिट से अब तक बाहर थे, जो कि कभी इनकम टैक्स नहीं दिया था, वो उन लोगों में काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाएं हैं, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे में क्या
इसके क्या मायने निकाले जाएं कि इंडियन इकॉनमी और इसका जो एम्बिट है इनकम टैक्स देने वालों की, उसमें जो बढ़ोतरी भी है, इसका इम्पैक्ट, और वो कौन लोग हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं? बिल्कुल असीम जी, ये बदलते भारत की तस्वीर है। 2014 में सरकार आई और उस सरकार का केवल और केवल एक नारा था, और पहली बार ऐसा इतिहास में, भारतीय इतिहास में देखने को मिला, और वो नारा था विकास। और ये विकास पिछले 9 सालों से हम न केवल मैक्रो लेवल पर, जिस हिसाब से हमारी जीडीपी में, हमारे आय में बढ़ोतरी हुई है, और आज हमारा देश सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला, विकास करने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। खुद वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने माना है कि ये ब्राइट स्कोप है। अब जब विकास होता है तो उस विकास का फायदा समाज के हर वर्ग में होता है। अब अगर मैं 2-3 पहलू की बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो सरकार ने जो डेवलपमेंट भी किया वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। जितने पिछड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिले थे, उनको पिछड़ा जिला न कहकर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया। 100 से ऊपर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स चिन्हित किए गए और सरकार ने उनके ऊपर काम करना शुरू किया। समाज के जितने भी वर्ग थे, चाहे वो वंचित वर्ग थे या वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे या मध्यम आय वाले लोग थे, आज हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की फाइलिंग में ये रिफ्लेक्ट न केवल इनकम टैक्स की फाइलिंग में होता है बल्कि चहुमुखा विकास में होता है। मैं इसको कहता हूं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था एक वर्चुअस साइकिल में आ गई है। वर्चुअस साइकिल का मतलब लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है तो खपत भी बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारे देश में घरेलू इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी अपनी बना रहे हैं। तो इन सब का कुल मिलाकर जो प्रभाव है वो प्रभाव देश की जीडीपी, देश की विकास दर को देखने में मिलता है। प्रोफेसर अनिल, क्या हम ये समझें कि जिस तरह से रिपोर्ट में भी कही गई इस बात को कि महिलाओं की भागीदारी और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं, चूंकि बड़ी तादाद में वहां पे लोग काम करते हैं, वो लोग अब इस एम्बिट में आए हैं और इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने दाखिल किया है? बिल्कुल, एमएसएमई में तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स हैं और हमारे देश में तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई में हैं। जब कोरोना काल हुआ उस वक्त एमएसएमई सेक्टर में सरकार का काफी जोर रहा और न केवल उनको आसान किस्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई, बल्कि उनको वो ठीक ढंग से मार्केटिंग कैसे कर सकें, इसमें प्रोडक्टिविटी में कैसे इंप्रूवमेंट कर सके। और काफी एमएसएमई यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स वाले समय पर पैसा नहीं देते थे, उसमें भी नियम में, इनकम टैक्स के नियमों में भी चेंज किया गया और उनको कहा गया अगर आप आज समय पर पैसा नहीं देंगे तो वो आपका पैसा एक्सपेंस में अलाउड नहीं होगा। आज हम इसका असर देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में, जो कि एक रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, हर गांव में, हर मोहल्लों में, हर छोटे शहर में एमएस यूनिट लगी हुई है, एमएसएमई यूनिट्स, और उसमें 5 से 10 और कई जगह 20-25 लोग भी वहां पर अपनी आमदनी कर रहे हैं। ये तो एमएसएमई की एक बात हुई। दूसरी बात, जो मुद्रा योजना सरकार ने चालू की और उसमें मुद्रा योजना में आसान किस्तों पर जो ऋण देने की व्यवस्था है, उसमें 50% से ज्यादा बेनिफिशियरी हमारी महिलाएं हैं। सरकार ने जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप 2.5 लाख से ज्यादा इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, सप्लाई चेन से जोड़ने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। आसान किस्तों पर उनको ऋण की व्यवस्था की है और कोशिश की है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को ठीक ढंग से बेच सकें। तो आज हम वीमेन सशक्तिकरण की बात से ऊपर उठकर आज हम महिलाओं को विकास में साझेदारी की बात कर रहे हैं कि जो हमारा विकास हो उसमें वीमेन एम्पावरमेंट नहीं, वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ये बात हमें G20 में बखूबी देखने को मिली। आखिर में समय की कमी है प्रोफेसर अनिल, इसको इस बात से भी क्या समझा जा सकता है कि पहले के समय में टैक्स चोरियां हुआ करती थी, ईज ऑफ जो टैक्स फाइलिंग है वो नहीं थी, अब ये सारी चीजें आने के बाद से भी इसमें ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा देश आज फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, करदाताओं में वृद्धि हो रही है। उसका एक वजह ये भी है कि काफी अधिक से अधिक जॉब्स आ रही हैं, लोगों के इनकम स्टैंडर्ड में भी उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ सरकार का कदम रहा है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है,
ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, जी। किसी को टैक्स को पे करने में मुश्किल ना हो, उसके लिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस फाइलिंग और तमाम तरह की जो कदम है उसका सरकार ने 4-5 साल से लगे हुए हैं। जी और सर। सरकार ने पूरे एक रेजीम शुरू किया है जिसको हम कहते हैं ओल्ड रेजीम ऑफ इनकम टैक्स। उसमें आपको जो जटिलताएं हैं इनकम टैक्स की उस तरफ नहीं जाना है, टैक्स जी। की रेट भी कम ठीक है। कर दिया है, सुगमता से टैक्स पे करने की, टैक्स को जमा कराने की सरकार ने सुविधा प्रदान की है। ठीक। मेरे को लगता है कि साथ साथ आय के स्तर बढ़ने के साथ साथ ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस बिल्कुल की बिल्कुल वजह से आज हम देखते हैं कि हमारा कंप्लायंस भी अच्छा हो रहा है ठीक। और करदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। चलिए प्रोफेसर अनिल, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें हमारे पास रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। और देश भर में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड यानी कि मुफ्त इलाज की गारंटी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के मकसद से ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक आयुष्मान कार्ड धारक पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पताल में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकता है। आईसी वैन यानी कि सूचना, शिक्षा और संचार वैन देश भर में घूम रही है और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। और अब बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। और खेल जगत में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सहयोगी गौरव स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। गौरव नमस्कार। नमस्कार सीम। और खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से करेंगे, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इस बार नियमित श्रेणी में 5 और आजीवन श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। वहीं वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शमी विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 16 साल की शीतल ने चीन के हांगझोउ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। तीरंदाजी में ही ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साल 2023 में इन दोनों तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। वहीं एथलेटिक्स में एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पारुल ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक अपने नाम किया था। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैशाली ने पिछले साल भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने में सफलता पाई थी। वो ग्रैंड मास्टर्स बनने वाली तीसरी भारतीय महिला रहीं। जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन में विशेष योगदान के लिए मंजूषा कंवर को, हॉकी में शानदार काम के लिए विनीत कुमार शर्मा को और कबड्डी में विशेष योगदान के लिए कविता सेल्वराज को ये पुरस्कार मिला। और अब बात कर लेते हैं निशानेबाजी की। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत को एक और स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित टीम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की तरफ से मेहुल घोष और
रुद्रांश पाटिल ने ये स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में मेहुली और रुद्रांश ने चीन की जोड़ी को 16-10 से शिकस्त दी। तो असीम, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में विभिन्न स्थानों पर शीतकालीन तूफान ने तबाही मचाई है। अमेरिका का पूर्वी तट रविवार को शीतकालीन तूफान के बाद ढक गया था। सड़कें, यार्ड और वाहन बर्फ से ढके हुए नजर आए। मैसाचुसेट्स के कुछ इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें प्रधानमंत्री बने 2 साल से भी कम समय हुआ था। इस्तीफे का कारण नए इमिग्रेशन कानून पर हालिया राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हटा दिया। अब दोषियों के चुनाव लड़ने पर केवल 5 साल का प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ के चौथी बार पीएम बनने की राह की बड़ी अड़चन समाप्त हो गई है। इजरायल ने बीते रात गाजा में हमास के ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए। लेबनान के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर विसम अल ताविल के मारे जाने की सूचना है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने इजरायल दौरे के लिए तेल अवीव पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री गाजा में शांति बहाली के प्रयास करेंगे। ब्लिंकन इजरायली अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। तो इस खबर के साथ मीडिया प्राइम के आज के संग में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।